जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस पर मुख्तलिफ लेक्चर्स का जो सिलसिला हमने शुरू कर रखा है, आज उस सिलसिले का ये लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम थेरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट के मतलब मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे। और ये सिलसिले का पार्ट 2 है। थेरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट पर फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हैं और आज हम उसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जो है वो बात करेंगे। आज का जो बुनियादी मौजू है डैट इज़ सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रियासत के आगाज़ के बारे में जो मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं, उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे वजूद में आया और इसका मफहूम क्या है, कौन से मुफक्करीन हैं जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात की है। तो इसी सिलसिले में जो है आज का ये बुनियादी लेक्चर जो है उसमें आप इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सिंस द डॉन ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस मैन हैव ऑलवेज आस्क्ड देमसेल्व्स, जब से इंसान ने सियासी शऊर हासिल किया है, रियासत के बारे में, हुकूमत के बारे में वो जानने की कोशिश करता रहा है कि रियासत क्या है, रियासत वजूद में कैसे आई है, रियासत का क़याम क्यों अमल में लाया गया, क्या रियासत के बगैर इंसान जो है वो ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता था। तो इस तरह के सवालात जो हैं उसके जहन में पैदा होते रहे हैं। तो इस लेक्चर के अंदर जो है इन्हीं सवालात का जवाब जो है वो तलाश करने की कोशिश की गई है। हाउ डिड द स्टेट केम इनटू बीइंग, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज़ how has it developed, स्टेट कैसे डेवलप हुई है, who knows exactly how the state arose, कौन दुरुस्त जानता है, हतमी तौर पे जानता है कि रियासत किस तरह वजूद में आई, why the state is necessary, और रियासत का क़याम क्यों ज़रूरी है। इन सब सवालात का जवाब जो है वो इसी बहस के अंदर जो है तलाश करने की कोशिश की जाएगी। There is a lack of historical knowledge about the evolution of state. रियासत का आगाज़ कैसे हुआ, रियासत वजूद में कैसे आई, इसके बारे में जो तारीख़ी इल्म है उसकी बहुत ज़्यादा फुकदान पाया जाता है। कोई हतमी इसलिए कि ऐसा कुछ जवाब नहीं है कि हम ये कह सकें कि रियासत फ़लाँ साल को या फ़लाँ तारीख़ को, फ़लाँ महीने को वजूद में आई या फ़लाँ शख्स ने रियासत है उसकी बुनियाद रखी। तो ऐसे कोई इल्म जो है या कोई मालूमात जो है हम तक नहीं पहुंची। तो गोया रियासत के आगाज़ के बारे में जो हम तक चीज़ें पहुंची हैं वो सब स्पेकुलेशंस पर मुश्तमिल हैं। और वो व्हेन हिस्टोरिकल नॉलेज फेल्स मैन रिसॉर्ट्स द स्पेकुलेशंस, तो जब ये हिस्टोरिकल नॉलेज जो है वो हमें हतमी मालूमात देने में नाकाम हो गया, तो फिर इंसान ने जो है वो क्या सराई की कि ऐसे हुआ होगा, रियासत इन हालात में वजूद में आई होगी, इस तरह के मकासद के हसूल के लिए रियासत का क़याम अमल में लाया गया होगा। देयर आर वेरियस स्पेकुलेशंस अबाउट द काजेज़ एंड कंडीशंस इन विच द स्टेट ओरिजिनेटेड, कि रियासत किन हालात में वजूद में आई है, इसके बारे में मुख्तलिफ क़यास हैं, मुख्तलिफ अंदाज़े हैं। तो गोया ये जान लीजिएगा कि रियासत का जो आगाज़ है उसके बारे में कोई हतमी तारीख़, कोई हतमी साल, कोई हतमी दिन तो मुकर्रर नहीं किया गया, और ना ही ये कहा जा सकता है कि फ़लाँ लोग थे जिन्होंने रियासत की बुनियाद रखी। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि रियासत के बारे में मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज़े लगा रखे हैं, क़यास कर रखे हैं, स्पेकुलेशंस हैं, गेस हैं, जिसकी बुनियाद पे हम कहते हैं कि रियासत का आगाज़ जो है वो ऐसे हुआ होगा। तो रियासत के आगाज़ के बारे में देयर आर 6 थेरीज ऑफ द ओरिजिन एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट। रियासत के आगाज़ के बारे में 6 बुनियादी नज़रियात हैं, उनके बारे में हम जानते हैं कौन कौन से हैं। द थेरीज ऑफ डिवाइन ओरिजिन, द फर्स्ट थेरी इज़ कॉल्ड द थेरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन, द थेरी ऑफ फोर्स। इन दोनों के बारे में गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर तफसील से बात हो चुकी है। आज जो हमारा बुनियादी मौजू है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी, और उसके बाद फिर नेक्स्ट तीसरे लेक्चर के अंदर जो है पैट्रियाटिक थेरी एंड मैट्रियार्कल थेरी के साथ साथ हम एवोल्यूशनरी एंड हिस्टोरिकल थेरी पर भी बात करेंगे। अलबत्ता जो आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि रियासत के आगाज़ के बारे में 6 बुनियादी नज़रियात पाए जाते हैं। द थेरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन, द थेरी ऑफ फोर्स, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी, पैट्रियार्कल थेरी,
मैट्रियार्कल थ्योरी एंड एवोल्यूशनरी और हिस्टोरिकल थ्योरी। मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारा लेक्चर नंबर 7 है उसमें हमने द थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन और थ्योरी ऑफ फोर्स पर तफसील से बात की थी। आज का जो लेक्चर है बुनियादी तौर पर उसमें हम थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट नज़रिया मुआहदा इमरानी पर बात करेंगे। तो उसके बाद फिर जो 3 बाकी थ्योरीज़ हैं, मैट्रियार्कल थ्योरी, एवोल्यूशनरी और हिस्टोरिकल थ्योरी, इन तीनों पे एक ही लेक्चर के ऊपर जो है बात हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, इसमें कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं। जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं उनके ऊपर हम तफसील से बात नहीं करेंगे, हम बुनियादी तौर पे सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर ही बात करेंगे। द फर्स्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट इज़ द थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन। इसके ऊपर बात हो चुकी है गुज़िश्ता लेक्चर के ऊपर, आप उसको दोबारा वहाँ से देख सकते हैं। तो रियासत के आगाज़ के बारे में जो पहली थ्योरी है डेट इज़ कॉल्ड द थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन। मुख्तसर तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस नज़रिए के मुताबिक रियासत को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है। जिस तरह ये पूरी कायनात जो है अल्लाह ताला ने तख्लीक की है, तो कुछ लोगों का कहना ये है कि इस तरह रियासत को भी अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है। द सेकंड वन इज़ द थ्योरी ऑफ फोर्स। तो इस नज़रिए के मुताबिक रियासत फोर्स यानी ताकत की पैदावार है, जबर और क़ुव्वत की पैदावार है। और इस नज़रिए की हामियों का कहना यह है कि जब 2 ताकतवर कबाइल के दरमियान, बादशाहों के दरमियान, अफराद के दरमियान तसादम हुआ और उसमें जो ज़्यादा ताकतवर था उसने कमज़ोर के ऊपर गलबा पा लिया। इट मीन्स दैट अ स्टेट इज़ द रूल ऑफ स्ट्रांगर ओवर द वीकर। मुख्तसर सी बात यह है कि इस नज़रिए के मुताबिक ताकतवर का कमज़ोर पर हुकूमत करना, ताकत के ज़रिए इस पर हुकूमत करना, ये थ्योरी ऑफ फोर्स का बुनियादी मौजू है। इसी को हम आगे लेकर चलते हैं। ये यहाँ से हमारा आज का बुनियादी लेक्चर शुरू होता है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। रियासत के आगाज़ के बारे में जो 6 नज़रियात पाए जाते हैं उसमें तीसरा बुनियादी मौजू है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, और यही हमारा आज का बुनियादी मौजू है। This theory became popular in the 16th, 17th and 18th centuries in Europe. तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है इसका आगाज़ यूरोप से हुआ है, और यूरोप में जो है 16वीं, 17वीं और 18वीं सदी के अंदर इस नज़रिए के ऊपर जो है वो काम किया गया। जिन लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम किया दे आर कॉल्ड सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो। ये 3 नाम हैं जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर बड़ी तफसील से बहस की है, तफसील से काम किया है। उसमें द फर्स्ट ऑफ ऑल है थॉमस हॉब्स, द सेकंड वन इज़ जॉन लॉक एंड द थर्ड इज़ रूसो आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हु एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन डिटेल। बहुत अहम बात है, आपको पता होना चाहिए, आपको हम वक्त ये बात याद होनी चाहिए कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है जिन मुफक्करीन ने पेश किया है उनमें 3 नाम बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, और उसमें द फर्स्ट नेम इज़ थॉमस हॉब्स, द सेकंड इज़ जॉन लॉक एंड द थर्ड वन इज़ रूसो। तो ये 3 लोग हैं जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बाकायदा काम किया है, और इन्हीं के नाम से ही जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट मंसूब है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स और रूसो की वजह शोहरत जो है वो उनका नज़रिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये बात गलत नहीं है। इनकी पहचान, थॉमस हॉब्स की पहचान, जॉन लॉक और रूसो की पहचान बुनियादी तौर पे उनका नज़रिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, नज़रिया मुआहदा इमरानी है, और इन्होंने ही इस नज़रिए को जो है वो तफसील से बयान किया है। तो इसी हवाले से इन 3 मुफक्करीन को सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट भी कहा जाता है। देखते हैं, द फर्स्ट वन इज़ थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स was born in 1588 and died in 1679. इंग्लैंड, ही वॉज इंग्लिशमैन। थॉमस हॉब्स जो है उसका तल्लुक इंग्लैंड के साथ था, और 1588 में ये पैदा हुआ और 1679 में इसका इंतकाल हुआ। इसका जो फेमस वर्क है डेट इज़ लिविएथन। ये बहुत मशहूर किताब है। लिविएथन और थॉमस हॉब्स
ये एक दूसरे की पहचान है। लिविएथन थॉमस हॉब्स है और थॉमस हॉब्स ही लिविएथन है। और ये किताब जो है लिविएथन जो है, द फेमस वर्क ऑफ थॉमस हॉब्स, लिविएथन वाज पब्लिश्ड इन 1651। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो दौर है 1651 का और बल्कि 1640 से अनवर्ड जो है, बरतानिया के अंदर ये दौर जो है खाना जंगी का है, इंतशार और बदअमनी का है। इस दौर में जो है बरतानिया सियासी इंतशार और सियासी बदअमनी से गुजर रहा था, और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि उस वक़्त की जो हुकूमत थी वो बहुत कमज़ोर थी और उस रियासत पर उसकी गिरफ्त जो है वो ना होने के बराबर थी। और इसी के पस मंज़र के अंदर जो है थॉमस हॉब्स ने अपना नज़रिया मुआहदा इमरानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पेश किया है। ही एडवोकेटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एंड एब्सोल्यूट मोनार्की। तो अपनी किताब लिविएथन के अंदर जो है थॉमस हॉब्स एक ऐसे बादशाह का नज़रिया पेश करता है जिसके पास लामहदूद अख्तियारात हों, वो मुतलक़ुल अनान हो, वो जो है वो किसी के सामने जवाबदेह ना हो, तो एब्सोल्यूट हो, अनलिमिटेड पावर्स का मालिक हो, कॉम्प्रिहेंसिव अथॉरिटी का वो मालिक हो। तो थॉमस हॉब्स जो है वो अपने नज़रिया मुआहदा इमरानी में एक ऐसे हुक्मरान का तस्वर पेश करता है जो लामहदूद वसी अख्तियारात का मालिक हो, अनलिमिटेड एब्सोल्यूट एंड कॉम्प्रिहेंसिव अथॉरिटी का वो मालिक हो, स्टेट ऑफ नेचर। और दूसरी बात इसमें याद रखने वाली ये है कि थॉमस हॉब्स स्टेट ऑफ नेचर के बारे में क्या बात करता है। मैं वजाहत करता चलूँ, ये टर्म है स्टेट ऑफ नेचर, ये आपने याद रखनी है, बहुत अहम बात है। स्टेट ऑफ नेचर से मुराद वो दौर है जो रियासत के आगाज़ से पहले का दौर है। यानी आज जो रियासत है वो बेसिकली एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी का नाम है। हम एक मुनज़्ज़म ज़िंदगी बसर करते हैं रियासत के अंदर, हम पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं। एक बाकायदा हुकूमत है, कानून है, अदालतें हैं। तो रियासत के आगाज़ से पहले जब रियासत नहीं थी, कोई कानून नहीं था, कोई हुकूमत नहीं थी, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, हर शख्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता था। तो वो जो दौर है, दोबारा सुनिएगा, मुनज़्ज़म रियासत के आगाज़ से पहले वो दौर जब कोई कानून नहीं था, कोई अदालत नहीं थी, कोई असूल, कोई ज़ाब्ता नहीं था, कोई हुकूमत नहीं थी, और हर शख्स अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता था। उस दौर को स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं। स्टेट ऑफ नेचर से मुराद मुनज़्ज़म रियासत के आगाज़ से पहले का वो दौर है जब राइट इज़ माइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस का दौर होता था। उम्मीद है आप मेरी बात को फॉलो कर चुके होंगे। तो स्टेट ऑफ नेचर, तो थॉमस हॉब्स जो है उसके नज़दीक जो स्टेट ऑफ नेचर था, यानी मुनज़्ज़म रियासत के आगाज़ से पहले का जो दौर था, उस दौर में इंसान किस किस्म का था? मैन वाज एसेंशियली सेल्फिश। वो कहता है कि इंसान बहुत खुद गर्ज था, ग्रीडी था, अग्रेसिव था, वेरियस था, ब्रूटल एंड नॉस्टी। यानी वो कहता है कि जो इंसान है बुनियादी तौर पे फितरतन जो है वो खुद गर्ज है, लालची है, उसमें वो जंगजू है और उसमें कमीनगी पाई जाती है, और वो अपनी ज़ात को दूसरों के ऊपर हमेशा मुकद्दम समझता है। और ये जो स्टेट ऑफ नेचर का जो दौर है थॉमस हॉब्स के मुताबिक, बेसिकली डेट इज़ द स्टेट ऑफ फियर। ये खौफ का दौर है, इसमें हर शख्स दूसरे शख्स से खौफ में मुब्तला रहता है। और देखते हैं इसमें क्या है। स्टेट ऑफ नेचर वाज ए कंडीशन ऑफ लाइफ व्हेन देयर वाज नो लॉ, नो गवर्नमेंट, नो मोरालिटी, नो आइडिया ऑफ राइट एंड रॉन्ग, नो आर्ट्स और नो लेक्चर, नो कल्चर। ये डेफिनेशन भी हो गई है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। स्टेट ऑफ नेचर वाज ए कंडीशन ऑफ लाइफ। स्टेट ऑफ नेचर क्या है? बेसिकली स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसी ज़िंदगी का नाम है व्हेन देयर वाज नो लॉ, कि जब वहाँ पे कोई कानून नहीं था, नो गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट नहीं थी, नो मोरालिटी, कोई अखलाकियात नहीं थी, नो आइडिया,
ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ये कोई तसव्वुर नहीं था कि ये अच्छा है, बुरा है, दुरुस्त है, गलत है, जायज़ है, नाजायज़ है, इस किस्म का कोई आइडिया नहीं था। और नो आर्ट्स एंड नो कल्चर, कोई ज़िंदगी गुजारने की कोई सकाफ़त, कोई तहज़ीब, कोई रहन सहन नहीं था। हर शख्स जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता था। बहुत अहम स्टेटमेंट है, स्टेट ऑफ नेचर वाज ए स्टेट ऑफ फियर। तो थॉमस हाब्स का कहना यह है, स्टेट ऑफ नेचर वाज ए स्टेट ऑफ फियर, यानी स्टेट ऑफ नेचर जो है बेसिकली बुनियादी तौर पर एक खौफ की हालत का नाम है, जिसमें हर शख्स दूसरे शख्स से खौफजदा है, और उसी खौफ ने जो है इंसान को मजबूर किया कि वो इस हालत से निकले और एक मुनज़्ज़म ज़िंदगी का आगाज़ करे, एक सियासी ज़िंदगी का आगाज़ करे जिसमें कवानीन हों, हुकूमत हो, अदालतें हों और ऐसी अथॉरिटी हो जो जायज़ और नाजायज़ का फ़ैसला कर सके। तो बेसिकली स्टेट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ स्टेट ऑफ फियर। देयर वाज ओनली वन कंट्रैक्ट। अब नेक्स्ट नई बात है, ये जो है उसमें थॉमस हाब्स है वो कहता है कि सोशल कंट्रैक्ट क्या हुआ। वो कहता है कि देयर वाज ओनली वन कंट्रैक्ट, कि एक सोशल कंट्रैक्ट हुआ, अफराद का आपस में जो है कंट्रैक्ट हुआ। हाब्स गिव्स एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड पावर टू सॉवरेन। याद रखिएगा, थॉमस हाब्स के मुताबिक एक सोशल कंट्रैक्ट है जिसमें हर फर्द दूसरे फर्द के पास जाकर उससे कहता है कि मैं आपके हक में अपने हकूक़ से दस्तबरदार होता हूँ, और उसके बदले में दूसरा फ़र्द जो है वो भी उससे यही बात करता है कि मैं भी आपके हक में अपने फितरी हकूक़ से, यानी अपनी मनमर्जी करने के हक़ से दस्तबरदार होता हूँ। और इससे जो है वो अपने फितरी हकूक़ से दस्तबरदार होते हैं और उससे एक रियासत जो है वो वजूद में आती है। और इसी मुआहदे के नतीजे में जो है एक ऐसा बादशाह जो है वो कायम होता है जो लामहदूद अख्तियारात का मालिक है, मुतलकुल अनान है, जिसके पास वसी अख्तियारात हैं। तो जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि थॉमस हाब्स के मुताबिक एक सोशल कंट्रैक्ट जो है वो हुआ है। द कमांड ऑफ द सॉवरेन इज लॉ। तो थॉमस हाब्स कहता है सॉरी, द कमांड ऑफ द सॉवरेन इज लॉ, कि बादशाह का जो हुक्म होगा वो कानून है। एंड नो बॉडी कैन डिसोबे हिम, बादशाह इतना लामहदूद अख्तियारात का मालिक होगा कि कोई भी शख्स जो है उसको डिसोबे नहीं कर सकेगा, यानी उसको वसी अख्तियारात हासिल होंगे और वो एब्सोल्यूट मोनार्क जो है वो होगा, और वो किसी के सामने जवाबदेह नहीं होगा। तमाम अफराद, तमाम अदारे उसके मतहत होंगे और उसके सामने वो जवाबदेह होंगे। तो ये थॉमस हाब्स का सोशल कंट्रैक्ट है। आगे देखते हैं, आगे फिर सेकंड सोशल कंट्रैक्चुअलिस्ट है जॉन लॉक। जॉन लॉक वाज बोर्न इन 1623 एंड ही डाइड इन 1704। सॉरी, जॉन लॉक जो है 1623 में पैदा हुआ और 1704 के अंदर इसका इंतकाल हुआ। एंड ही वाज इंग्लिश फिलासफर, इसका तल्लुक भी बरतानिया के साथ था। फेमस वर्क टू ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट। तो इसकी जो मशहूर किताब है जिसके अंदर इसने अपना सोशल कंट्रैक्ट पेश किया है उसका नाम है टू ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट, जो कि 1660 में पब्लिश हुई है। तो थॉमस हाब्स ने अपना नज़रिया मुआहदा इमरानी जो है लिविएथन के अंदर पेश किया था, और जॉन लॉक जो है उसने अपना मुआहदा इमरानी अपनी मशहूर किताब टू ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट के अंदर पेश किया है, जो 1660 में पब्लिश हुई है। तो स्टेट ऑफ नेचर के बारे में जिस तरह मैंने कहा कि थॉमस हाब्स का एक अपना नुक्ता नज़र है, तो जॉन लॉक स्टेट ऑफ नेचर के बारे में कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर वाज पीसफुल, गुडविल, नेचुरल असिस्टेंस, preservation and freedom. Men enjoyed freedom and equality in it. दोबारा सुन लीजिएगा, स्टेट ऑफ नेचर क्या है? रियासत के आगाज से पहले का जो दौर है जिसमें रियासत अभी कायम नहीं हुई थी और हर शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक जो उसके जी में आता ज़िंदगी बसर करता था,
दैट एज इज कॉल्ड स्टेट ऑफ नेचर। दोबारा सुनिएगा, जो थॉमस हॉब्स है वो कहता है कि स्टेट ऑफ नेचर के अंदर इंसान जो है वो बहुत ग्रीडी था, सेल्फिश था, वो नास्टी था, ब्रूटल था, वॉरियर्स था। और इसके बरक्स जॉन लॉक कहता है कि मैन वाज वेरी पीसफुल और वो गुडविल था, और इसके अलावा वो जो है वो फ्रीडम इंजॉय करता था, इक्वालिटी थी वहाँ पे। तो वो जो है वो बिल्कुल उसके बरक्स जो है वो नक्शा जो है पेश करता है, और वो उसको एक पुरअमन ज़माना कहता है जो जॉन लॉक है। जॉन लॉक प्रिज्यूम्स दैट देयर वाज टू कॉन्ट्रैक्ट्स। जॉन लॉक के मुताबिक दो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, जबकि थॉमस हॉब्स के मुताबिक एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहता है। बाय द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट द स्टेट सेट अप एंड द स्टेट ऑफ नेचर वाज एंडेड। तो जॉन लॉक कहता है सॉरी, जॉन लॉक का कहना यह है कि दो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुए एंड द स्टेट सेटअप। जो पहला बाय द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, पहला जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो लोगों के दरमियान हुआ, जिसके नतीजे में रियासत कायम हुई, एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी और एक कम्युनिटी कायम हुई, जिसमें हर शख्स दूसरे शख्स के पास जाता है और अपने हकूक़ से दस्तबरदार हो जाता है, और इस तरह वो रियासत कायम कर लेता है। एंड द स्टेट ऑफ नेचर वाज एंडेड। और पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में दो चीज़ें हुई, एक मुनज़्ज़म सियासी माशरा यानी रियासत का क़याम अमल में लाया गया, और दूसरा जो स्टेट ऑफ नेचर थी उसका ख़ात्मा हो गया। बाय द सेकंड कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट विद लिमिटेड पावर वाज सेट अप। तो दूसरे मुआहदे के अंदर जो है हुकूमत कायम हुई, जिसमें हुकूमत को लिमिटेड पावर्स, महदूद अख्तियारात के ज़रिए कायम किया गया। दोबारा सुनिएगा, जो थॉमस हॉब्स है वो गवर्नमेंट को लामहदूद अख्तियारात देता है, जबकि जॉन लॉक जो है वो गवर्नमेंट को महदूद अख्तियारात देता है। थॉमस हॉब्स के मुताबिक एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जॉन लॉक के मुताबिक दो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में रियासत वजूद में आती है और स्टेट ऑफ नेचर का ख़ात्मा हो जाता है, और दूसरे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो गवर्नमेंट कायम होती है, जिसमें गवर्नमेंट को महदूद अख्तियारात जो है वो दिए जाते हैं। इसको आप यूँ कह सकते हैं कि थॉमस हॉब्स के मुताबिक थॉमस हॉब्स जो है वो बादशाहत का हामी है, और जॉन लॉक जो है वो एक जमहूरी हुकूमत का हामी है। एंड द थर्ड सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट इज रूसो। Rousseau was born in 1712 and died in 1778, और वो फ्रेंच फ़िलासफ़र हैं। जो थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक हैं वो दोनों इंग्लिश फ़िलासफ़र हैं, और जो रूसो है वो एक फ्रेंच फ़िलासफ़र है। फेमस वर्क इसका है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसकी किताब का नाम भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके अंदर उसने अपना नज़रिया मुआहदा इमरानी यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पेश किया है, एंड दैट बुक वाज पब्लिश्ड इन 1762। तो स्टेट ऑफ नेचर के बारे में जो रूसो है वो कहता है, स्टेट ऑफ नेचर वाज ए कंडीशन ऑफ पीस, फ्रीडम एंड हैप्पीनेस। तो स्टेट ऑफ नेचर के बारे में जो रूसो है वो उसका कहना ये है कि स्टेट ऑफ नेचर जो है वो एक पीसफुल दौर है, और इसमें आज़ादी का दौर है, हैप्पीनेस है, इंसान खुश था, मुतमिन था, उसमें कोई लड़ाई, कोई तसादम, कोई झगड़ा नहीं था। बट मैन वर फोर्स टू लीव इट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन एंड ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी विच स्टार्टेड क्वार्रल्स एंड डिस्प्यूट्स। इसको समझ लीजिएगा आप। अब सवाल पैदा होता है कि अगर स्टेट ऑफ नेचर के अंदर खुशी थी, अमन था, खुशहाली थी, इंसान मुतमिन था, उसको कोई डर या खौफ नहीं था, तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि इंसान ने इतनी अच्छी ज़िंदगी जो है उसको तर्क क्यों किया, और उसने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ क्यों किया। तो इस सिलसिले में रूसो कहता ये है कि इसमें शक नहीं कि स्टेट ऑफ नेचर जो है वो एक बहुत पुरअमन, और बल्कि वो जन्नत नज़ीर, इसको जो है वो हेवन लाइक स्टेट कहता है।
तो लेकिन वो कहता है कि फिर क्या हुआ कि इंसान की ज़रूरियात बढ़ना शुरू हो गई और आबादी में इजाफा हो गया और उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो है वो एलिमेंट जो है पैदा हुआ, तो ग्रोथ ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और ये सारी चीज़ें जब पैदा हुई तो क्या हुआ कि वहाँ पे इख्तलाफात शुरू हो गए और प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप के बारे में लोगों के दरमियान तसादम होने लगा, डिस्प्यूट्स पैदा होने लगे और लोगों ने जो है वो ये दावा करना शुरू कर दिया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, दूसरे ने कहा कि ये मेरी है। अब वहाँ पे कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी कि जो उनके दरमियान इस बात का फैसला कर सके कि किस प्रॉपर्टी पर किसका हक है। तो जब आबादी में इजाफा हुआ और मसाइल पैदा हुए और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसका तस्वर पैदा हुआ, तो वो जो माशरा था, जो बहुत पुरअमन और पुरसकून माशरा था, जो स्टेट ऑफ नेचर कहलाता था, उस माशरे के अंदर जो है इख्तलाफात, तसादम और इख्तलाफ राय ने जन्म लिया, जिससे माशरे के अंदर बेचैनी पैदा हुई और वो जन्नत नज़ीर माशरा जो था वो तसादम का शिकार होने लगा। अब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो हमारे दरमियान पैदा होने वाले इख्तलाफात को ख़त्म कर सके और इसी बात के पेश नज़र जो है उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ गए और रियासत जो थी वो कायम की। Thus the disputes were solved by social contract। और इस तरह जो है उनको इस बात का ख्याल है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ताकि वो जो डिस्प्यूट्स पैदा हो रखे हैं उनको हल निकाला जा सके। द विल ऑफ द स्टेट इज द जनरल विल ऑफ पीपल। तो वो जो द विल ऑफ द स्टेट, रियासत की जो विल है, द विल ऑफ द स्टेट इज द विल ऑफ जनरल विल ऑफ द पीपल। तो दरअसल जो रूसो है वो अपने नज़रिया मुआहदा इमरानी के अंदर जो है वो जो अथॉरिटी, वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें बेसिकली सब लोग जो हैं वो सॉवरेनिटी के मालिक बन जाते हैं, यानी वो किसी ख़ास फ़र्द के सुपुर्द नहीं करते। जिस तरह थॉमस हॉब्स के मुताबिक वो किसी एक ख़ास हुक्मरान के सुपुर्द कर देते हैं जो अब्सोल्यूट ताकत का मालिक है, या जॉन लॉक के मुताबिक वो एक हुकूमत कायम करते हैं जो महदूद अख्तियारात की मालिक है। तो रूसो जो है वो कहता है कि सब लोग जो हैं वो सब के हक में अपने अपने हकूक़ से दस्तबरदार हो जाते हैं और ऐसा जो नई चीज़ प्रोड्यूस होती है डेट इज़ जनरल विल। और जनरल विल बेसिकली क्या है? द विल ऑफ द स्टेट। अकॉर्डिंग टू द रूसो द जनरल विल इज़ सॉवरन। जनरल विल जो है वो सॉवरन है, वहीं इक़्तिदार अल्लाह की मालिक है। इट इज़ एब्सोल्यूट अनलिमिटेड अथॉरिटी ऑफ द होल। तो जनरल विल जो है जो कि रियासत की एब्सोल्यूट विल है, वहीं इक़्तिदार अल्लाह की मालिक है। और यानी रयामा जो है, रयामा है जो पॉपुलर सॉवरेनिटी है, उसका तस्वर उसने पेश किया और उसने हुकूमत या इक़्तिदार किसी ख़ास फ़र्द के सुपुर्द नहीं किया, बल्कि इज्तिमाई तौर पर राय आमा के सुपुर्द जो है वो सॉवरेनिटी दे दी है। अब जो एब्सोल्यूट मिनॉरिटी है वो रियासत के, वो अवाम के पास है। और जस्ट लाइक आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको देखें तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है इक़्तिदार अल्लाह का मालिक अवाम को करार दिया गया है। इस तरह जो है वो कहा जा सकता है कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर इस सिलसिले में जो है रूसो के सियासी फ़लसफ़े के असरात बड़े नुमायाँ जो है वो नज़र आ सकते हैं। तो जो बरह रास्त डेमोक्रेसी है, रूसो बरह रास्त जमहूरियत का हामी है और वो जो सॉवरेनिटी है वो किसी ख़ास फ़र्द के सुपुर्द नहीं करता, बल्कि वो इज्तिमाई तौर पर वो अवाम के सुपुर्द कर देता है, जनरल विल के सुपुर्द करता है। और वहीं जो है वो एब्सोल्यूट मोनार्की का मालिक जो है वो तस्वर किया जाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। आप इसको दोबारा समझ लीजिएगा। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, जब आप इसको बयान करेंगे तो इसके 3 हिस्से हैं। द फर्स्ट वन इज़ द स्टेट ऑफ नेचर, यानी रियासत के आगाज़ से पहले का दौर क्या है। एंड द सेकंड पार्ट इज़ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड द थर्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्टेट or a politically organized society or a politically organized community।
तो इसमें 3 हिस्से हैं। पहला क्या है कि आपने बयान करना है कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है। तो उसमें आप बयान करेंगे कि थॉमस हॉब्स के मुताबिक स्टेट ऑफ नेचर कैसी है, जॉन लॉक के मुताबिक स्टेट ऑफ नेचर, और फिर रूसो के मुताबिक स्टेट ऑफ नेचर क्या थी। सेकंड पार्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में एक हुकूमत कायम होती है। थॉमस हॉब्स उस हुकूमत को अब्सोल्यूट और अनलिमिटेड पावर्स देता है, जॉन लॉक लिमिटेड पावर्स की बात करता है, और जो रूसो है वो जो है वो जनरल विल की बात करता है, और जनरल विल को जो है वो सॉवरेन जो है वो करार देता है। तो ये इसका दूसरा पार्ट है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट, और उसके बाद हुकूमत कायम हो जाती है। तो स्टेट ऑफ नेचर का ख़त्मा हो जाता है जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो स्टेट ऑफ नेचर जो है ख़त्म हो जाती है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में ए पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी कायम होती है, जिसे आज हम रियासत कहते हैं। रियासत के अंदर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करते, बल्कि हम रियासत की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं। जो स्टेट ऑफ नेचर है और जो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी है यानी स्टेट है, इसमें बुनियादी फ़र्क ये है कि स्टेट ऑफ नेचर के अंदर हर फर्द अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है, जो उसके जी में आता है वो करता है। लेकिन जब हम रियासत कायम कर लेते हैं, एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी के अंदर रहना शुरू कर देते हैं, तो फिर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करते, बल्कि हम रियासत की मर्ज़ी और रियासत की मंशा के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं। हम कोई भी काम जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं करते। रियासत हमें पाबंद करती है कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। तो अब हम एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी में चूँकि रहते हैं, लिहाजा हम जो है वो रियासत के ताबे हैं। अब हम अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते। तो जब इंसान स्टेट ऑफ नेचर में रहता था, तो उस वक्त जो है माइट इज़ राइट की बात होती थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात होती थी। तो तीसरी स्टेज के अंदर, आज हम तीसरी स्टेज के अंदर रह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट और पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी और ए पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज कम्युनिटी। हम इस स्टेज के अंदर रह रहे हैं, और इस स्टेज की खासियत क्या है कि रियासत कानून बनाती है, कानून नाफज करती है, खिलाफवर्जी करने वालों को सजा देती है। इंसान ने कैसे ज़िंदगी बसर करनी है, मामलात कैसे तय करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, इन तमाम बातों का फ़ैसला रियासत करती है। इवन के उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी मर्ज़ी से कोई एक काम भी नहीं कर सकते। तो हर काम का फ़ैसला जो है रियासत की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक किया जाता है। इसे ही, इस ज़िंदगी को ही सिविलाइज्ड लाइफ कहते हैं, या इसे ही पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जो है वो कहा जाता है। अब इसके बाद 3 जो है वो थेरीज हमारी रह गई हैं। पैट्रियार्कल थेरी है, मैट्रियार्कल थेरी है, एंड एवोल्यूशनरी थेरी है। तो उसको हम नेक्स्ट एक ही लेक्चर के अंदर जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे, वो ज़्यादा तफसीली बात नहीं है। तो यहाँ पे इस लेक्चर का सिलसिला ख़त्म होता है। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।